जगद्विताय वत्सत्वं मोहयस्व पिनाकिनं यथाशु सुमनः शम्भुः कुर्याद्धार प्रतिग्रहम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम सीधे विषय की बात करते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा से 5वें घर और 9वें घर की स्थिति किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देख करके ये पता लगाएं कि आखिर उसका जो चरित्र चिंतन है, उसका जो व्यवहार है, वो किस तरीके का रहने वाला है। कहने का अर्थ क्या है, हम जब कभी भी किसी के साथ मैत्री करते हैं, मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं, किसके साथ हम व्यापार में पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, हम किसी से विवाह ही कर रहे हैं, तो हम उसकी कुंडली के कौन से पक्ष को देख करके ये बात सहजता से समझ जाएंगे कि देखो इसकी कुंडली का ये पक्ष ठीक नहीं है। हम ये बात आज पूरे विस्तार से जानेंगे कि ये चीज कि आपके साथ किसी की एक मित्रता आज बहुत अच्छी है, पर वक्त के हिसाब से वो पूरी शत्रुता में कैसे बदल जाती है। कभी विचार किया है? कभी आपने ये क्यों नहीं विचार किया है कि आपने व्यापार को पूरे विश्वास से पाला है, पार्टनरशिप को बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी से उसे सींचा है, वक्त के हिसाब से पार्टनर ये बोल देता है कि आज बंटवारा आधे आधे का होगा। आपने कभी ये विचार सोच करके कभी देखिएगा कि आप अपने संबंधों को लेकर के बहुत ही एकदम बिल्कुल उसके प्रति एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा भाव रखते हैं, और जैसे ही चीजें बदलती हैं एक वक्त ऐसा आता है जबकि भाई बहन माता पिता सब आपसे ऐसे विमुख कैसे हो जाते हैं। इसके पीछे का प्रमुख तथ्य क्या है, राज क्या है? क्या वो हमारी कुंडली का ऐसा कोई दोष है जो ऐसा करने पर हमें विवश कर देता है, या सामने वाले को ऐसा हमारे प्रति करा देता है? सवाल तो ये उठता है कि भाई हमारे साथ ऐसा आखिर क्यों हो जाता है, या फिर हमारे संबंधी, हमारे इष्ट मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारा दाम्पत्य, हमारी पत्नी, हमारा पति किस बिहेवियर के साथ हमारे साथ आगे मिलने वाला है, हम उसकी गणना कुंडली देख करके आज ही कर लेंगे कि कौन सी वो दशा रहेगी जिसमें इसका व्यवहार हमारे प्रति बदल सकता है। ऐसी कौन सी दशा होगी जब हमें अपने व्यापार को लेकर के, अपने दाम्पत्य को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने पार्टनरशिप को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव और सुनियोजित तरीके से उसके सामने उपस्थित होना होगा। तो ये आज का जो कार्यक्रम है ये इस विषय पर ही केंद्रित होगा। अगर आपके पास चक्र है तो आप चक्र बना लीजिए, खाली भी चक्र रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें मैं ग्रहों को जैसे जैसे बिठाऊंगा वैसे वैसे इसको मैं यहां बना लेता हूं। एक चक्र है, इधर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। ये लग्न चक्र है। कोई जरूरी नहीं है कि लग्न चक्र में ही यह सिद्धांत लागू होगा। बहुत ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, कोई आवश्यक नहीं है कि ये चक्र लग्न ही है तो लग्न में ही यह सिद्धांत लागू होगा। ये नवांश में भी लागू होगा, और कई बार आपके करियर में दशमांशा चक्र पे भी लागू होगा, क्योंकि करियर का जो वर्ग चार्ट होता है वो दशमांशा होता है। तो अब जरा समझिए, सिद्धांतकार ये लिखते हैं कि जब कभी भी चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठे हों वहां से 5वें घर में राहु, शनि, मंगल और केतु, अब सामान्य बात है राहु या केतु में से कोई एक ही बैठेगा। अगर चंद्रमा से पंचम घर में पापक ग्रहों की भरमार हो, एक से अधिक पापक ग्रह बैठे हों किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वो आपकी ही कुंडली में हो, यह सिद्धांत कब फॉल करेगा अब और कब फॉल नहीं करेगा, इसकी काट क्या है, ज्योतिष के आचार्यों ने इसका काट किस तरीके से बताया है ये भी बताऊंगा। इस वजह से बने रहिएगा अंतिम तक। तो चंद्रमा से अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से पंचम भाव में अगर शनि, मंगल, राहु, केतु में से ग्रहों की अधिकता है तो वो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का है। क्या है? तमस तत्व वाला ग्रह है। बड़ा बड़ा लिखता हूं, तमस तत्व का ग्रह व्यक्ति है, मतलब उसके पास तामसिक प्रवृत्ति है। झूठ, फरेब, ईर्ष्या, जालसाजी, धोखाधड़ी, गलत तरीके का व्यवहार है। आप ये जान गए पहली बात। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसकी कुंडली में चंद्रमा से 5 घर आगे शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं, कोई बात नहीं है,
यहां मान लीजिए मैंने गुरु को बिठा दिया, तब क्या वो सिद्धांत लागू नहीं होगा? अब सोचते हैं, मान लीजिए मैंने लग्न से पंचम भाव में चंद्रमा को बिठा दिया, चंद्रमा यहां नहीं बैठे, मैंने लग्न में बिठाया था, आप इसको हटा दीजिए, तो लग्न पर गुरु की दृष्टि हो गई, गुरु जहां बैठते हैं वहां से नवे घर को देखते हैं। मैंने चंद्रमा को यहां बिठा दिया, अब इसका अवलोकन करते हैं। तो अगर लग्न से पंचम भाव में चंद्रमा गुरु बैठे हैं, शनि मंगल राहु केतु नहीं बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा से अगर पंचम भाव में राहु मंगल शनि या केतु बैठे हैं, तो लग्न से पंचम भाव में तो गुरु बैठ गए, तो ये अच्छी बात हो गई। लेकिन अगर चंद्रमा से पंचम भाव में शनि मंगल राहु केतु बैठ गए, तब फिर से ये व्यक्ति को तामसिक ग्रह तामसिक बनाएगा। मतलब ये बात आपको दोनों ही तरीके से देखनी है, एक लग्न से भी देख लें और दूसरा चंद्रमा से भी देख लें। ज्यादातर ये परिणाम आपको चंद्रमा से पंचम भाव में देखने को मिलना चाहिए। नवम भाव में भी वही होगा कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से नवें घर में पापक ग्रह राहु मंगल शनि और केतु बैठे हैं। अगर चंद्रमा से पंचम घर में और नवम घर में, ये बात तो पहली हो गई, लग्न से भी आपने देख लिया और चंद्रमा से भी देख लिया। तमस तत्व के प्रभावों से युक्त होने के कारण वो सामने वाला व्यक्ति तामसिक नेचर का है। तामस का अर्थ होता है झगड़ा, क्रोध, वैमनस्व, झूठा, जाल साज फरेब, अब जो भी जितना भी कहते वो सारा होगा। अब आचार्य वरुण ने इसकी काट क्या बताई है, इसको कैसे काटेंगे कि मतलब अगर मान लीजिए किसी, जैसे मेरी खुद की कुंडली है, मेरी खुद की कुंडली जो बनी है वो धनु लग्न की बनी है, 9 नंबर यहां लिखा है और चंद्रमा यहां कन्या राशि में बैठे हैं। मेरी खुद की कुंडली के लग्न में ही शनि और सूर्य के साथ बुध भी बैठे हैं, यहां पे राहु बैठे हैं द्वितीय भाव में शुक्र के साथ, ठीक है, यहां बैठ गए शुक्र। तो मेरी खुद की कुंडली जो बनी है वो चंद्रमा यहां बैठे, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई और राहु की भी दृष्टि पड़ गई, तो चंद्रमा से पंचम घर में राहु भी बैठ गए और चंद्रमा पे शनि मंगल राहु केतु का असर भी हो गया, या चंद्रमा से पंचम घर में राहु बैठ गए, तो ये सिद्धांत मेरे ऊपर भी फॉल करेगा, क्योंकि मैं भी तामसिक तत्व का हो सकता हूं, क्योंकि मेरी कुंडली में भी चंद्रमा से पंचम घर में राहु बैठे हैं। तब आचार्यवर इसको कहते हैं कि नहीं, अगर जन्म कुंडली का लग्नेश लग्न को देखता हो, क्योंकि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है ना वो लग्न से और चंद्रमा से ही आती है, राशि से और लग्न से आती है। तो अगर लग्नेश लग्न को देखता हो, तो मेरी कुंडली अगर धनु लग्न की है तो लग्नेश मेरे गुरु हुए, लग्न को देख लिए। और दूसरा क्या कहा कि चंद्रमा से केंद्र में कोई शुभग्रह बैठा हो गुरु, तो चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठ गए, चंद्रमा से गुरु केंद्र में है ना, गुरु मेरी कुंडली में सप्तम स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा दशम स्थान में, दोनों एक दूसरे से केंद्र में आ गए। अब अगर होगा क्या कि अगर चंद्रमा से पंचम घर में शनि मंगल राहु केतु बैठे हैं, लेकिन अगर लग्नेश लग्न को देख रहा हो और अगर वो चंद्रमा गुरु से केंद्र में बैठ रहा हो, तब ये सिद्धांत कट जाएगा, फिर ये तमस तत्व का जो प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये दोनों सिद्धांत आपने जान लिए, एक कि लग्न से देख लिया, दूसरा चंद्रमा से देख लिया कि चंद्रमा से पंचम घर में, चंद्रमा से नवम घर में, और तीसरे फेज में मैंने क्या बताया कि ये जो सिद्धांत है वो कब कट जाता है, कब फॉल नहीं करता, कब ये लागू नहीं होता है जातक पे। तो कब लागू नहीं होगा? जब लग्नेश लग्न को देखते हो, क्योंकि प्रवृत्ति कहां से बनती है? लग्न से बनती है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र चिंतन हम कैसे देखते हैं कि उसका लग्न क्या है, उसके लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, उसके चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, उसके लग्नेश लग्न को देख रहे हैं क्या, तब जाकर के अगर ये तीनों चारों चीज लागू होती है किसी कुंडली में, तो कहते हैं कि नहीं, इसकी कुंडली की प्रवृत्ति अच्छी है। या एक सिद्धांत क्या है, उस व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझने का कि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य का जो नैतिकीय तत्व के जिम्मेदार ग्रह माने गए हैं, क्या माने गए हैं? नैतिकीय जिम्मेदार, नैतिकीय रूप से व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे महाराणा प्रताप की कुंडली देख लीजिए, जो शिवाजी की कुंडली होगी, जो गोपाल कृष्ण गोखले की कुंडली होगी, जो जितने भी अच्छे सैद्धांतिक रूप से जिनका तत्व बहुत ऊंचा है, जो नैतिकीय जिम्मेदार, नैतिक मोरालिटी जिनकी बहुत उच्चतम स्तर की है, तो उन लोगों की कुंडली में गुरु और सूर्य का प्रत्यक्षतया अच्छा संबंध बनता है। ऐसे व्यक्ति पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, ये बात मैंने कई बार कही है। तो क्या कही कि गुरु और सूर्य का संबंध बन रहा हो लग्न से या नवम से, या दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तो भी व्यक्ति का जो नैतिकीय जिम्मेदारी होती है वो उसकी वो फुलफिलमेंट
अच्छे तरीके से वो व्यक्ति कर लेता है। अब बात ये आती है कि ये चीज लागू कब होगी दशाओं में। तो अब विचार करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में जो भी ग्रह था चंद्रमा से, मैं फिर से एक यहां बना लेता हूं चक्र और आप लोगों को समझा दूं। ये चक्र बना और आपने इसमें चंद्रमा को दशम स्थान में बिठा दिया। उसके बाद आपने द्वितीय भाव में राहु को बिठा दिया और साथ ही साथ यहां पे शनि को भी बिठा दिया, मंगल को भी बिठा दिया, किसी एक को भी बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक भी ग्रह रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। अब होगा क्या कि जब चंद्रमा की महादशा एक्टिव होगी, महादशा किसकी चलेगी? चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की। दूसरा या तो राहु की, या तो शनि की, या तो मंगल की। इनकी महादशा चले, कोई जरूरत नहीं है कि इनकी महादशा चले, इनका अंतर भी चल जाए, इनकी अंतरदशा भी चल जाए। चंद्रमा में राहु मंगल शनि, कोई किसी भी ग्रह की महादशा में अगर इनका अंतर चल जाए, चंद्रमा में चंद्रमा की दशा हो, राहु की दशा हो, शनि का हो, मंगल का हो, अंतरदशा, महादशा चाहे किसी भी ग्रह की चल रही हो, तो जब कभी भी ये चंद्रमा राहु शनि मंगल आदि ग्रह एक्टिव होंगे, मतलब शनि मंगल राहु केतु, चंद्रमा नहीं, महादशा में चंद्रमा की बात कर रहा था, तो किसी भी ग्रह की महादशा में अगर राहु शनि और मंगल की दशा चलेगी अंतरदशा में, और अगर ये चंद्रमा से नवम भाव में बैठे हैं या पंचम भाव में बैठे हैं शनि, राहु, केतु या मंगल। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं फिर से इसको समझाता हूं। किसी व्यक्ति को गुरु की महादशा चली, गुरु की महादशा, और अंतरदशा में चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि या केतु, ये अंतर में ग्रह हो गए। महादशा किसकी चली? गुरु की। अब अंतरदशा में जब ये ग्रह चलेंगे तो चूंकि ये चंद्रमा पे राहु शनि मंगल का प्रभाव नवम पंचम का है, अब होगा ये कि उस व्यक्ति की मति बुद्धि बदल जाएगी, आपके प्रति, लोगों के प्रति, व्यापार को लेकर दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर वो मैत्री को मैत्री नहीं शत्रुता के भाव से देखने लगेगा। या ये भी कह सकते हैं कि आपको भी अगर कमजोर दशा चलेगी तो वो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने लगेगा। फिर जब ये दशा बदलती है ना सामने वाले की, फिर वो आपके पिता भी आपके खिलाफ कई बार हो जाते हैं, बड़े भाई को ज्यादा करने लगते हैं, छोटे भाई को ज्यादा करने लगते हैं। होता है, कई बार मेरे पास कुंडली आती है, पंडित जी मेरे माता पिता तो मुझे कभी कुछ समझे ही नहीं, हमेशा छोटे भाई को ही देखते रहे, आज भी उन्हीं के साथ, जबकि मैं ही ज्यादा करता हूं। ऐसी भी बातें होती हैं। इसमें क्या काम करता है? इसमें उस व्यक्ति की दशा काम करती है। कई बार आपकी दशा अच्छी नहीं चली, कई बार उनकी दशा अच्छी नहीं चली, तो दोनों ही दशाएं कमजोर कमजोर चलती रही, इस वजह से रिश्ते का सुख आपने भोगा ही नहीं। मतलब दशा बदली तो व्यक्तित्व बदल गया। व्यापार चल रहा था बढ़िया, व्यापार बढ़िया चल रहा था, पार्टनरशिप खूब अच्छी चली, वक्त बदला तो जज्बात बदल गए, है ना? जज्बात बदल गए। चंद्रमा की, मतलब किसी ग्रह की महादशा चली, उसमें चंद्रमा की अंतरदशा चल गई, राहु की अंतरदशा चल गई, शनि मंगल राहु केतु की दशा चल गई, अंतरदशा चल गई, और उसकी कुंडली में चंद्रमा पे शनि मंगल राहु केतु का नवम पंचम का संबंध था। अब वो व्यक्ति की जो मानसिकता है, वो जो पूरी, जो एक कहते हैं ना जिसको कि बुद्धि, वो सब बदल जाएगी। फिर वो कहेगा व्यापार को बदलो, फिर वो कहेगा अब मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी, फिर वो कहेगा मुझे पार्टनरशिप तोड़ना है, फिर वो कुछ भी कर सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। तो हमने क्या समझा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से नवम और पंचम में अगर राहु मंगल शनि केतु, चंद्रमा से देखना है, किसी अन्य ग्रह से नहीं देखना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति चंद्रमा ही बदलवाते हैं, उसकी कुंडली की। और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व हमें कैसे पता चलता है? उसकी कुंडली के लग्न पर पड़ने वाले सुभग या लग्नेश की दृष्टि से। लग्नेश लग्न को देखेंगे तो प्रवृत्ति को गड़बड़ नहीं होने देंगे, प्रवृत्ति बड़ी अच्छी बनेगी। उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य, उसकी आयु, उसकी दिनचर्या, उसका व्यवहार, उसका सब कुछ बहुत उत्तम रहेगा। अगर लग्नेश लग्न को नहीं देखेंगे तो गड़बड़ी संभव है। इतनी बात है। तो आपने इतना समझ लिया होगा कि कैसे चीजें काम करती हैं। क्लियर है? अब तो कोई स्पष्ट एक लाइन में और बता देता हूं। अगर चंद्रमा से, सिर्फ चंद्रमा से ही देखना है, लग्न से भी आप देख सकते हैं, या लग्न से पांचवें और नवें भाव में शनि, मंगल, राहु या केतु,
अगर बैठे हों लग्न से भी और चंद्रमा से भी, तो जब कभी ये एक्टिव होंगे उस व्यक्ति का जो प्रभाव होगा वो तामसिक हो जाएगा और आपके प्रति हिंसक वृत्ति के साथ उपस्थित होगा। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। ब्रह्मदेव कामदेव को याद करते हैं, कहते हैं तुम मेरे पुत्र हो, जाओ भगवान शिव के ऊपर अपने काम का प्रभाव विकसित करो ताकि वो विवाह करें, क्योंकि विष्णु जी भी लक्ष्मी मैया के साथ विराज रहे हैं। इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो तुम्हें शाप दिया गया था कि तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, अब उसका समय आ गया है, उसका समय आ गया है। अब तुम जाओ भोलेनाथ की तपस्या भंग करो, उनकी समाधि भंग करो, वो काम के प्रभाव से प्रभावित होंगे, तुम्हारे ऊपर क्रोध से अपनी तीसरी दृष्टि खोलकर तुम्हें भस्म करेंगे और फिर उनका विवाह होगा। इससे पहले आपने शिवपुराण में क्या जाना था? संध्या देवी के बारे में, संध्या मैया के बारे में, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, जिनके ऊपर ब्रह्मा जी का मन आया था, इंद्रियां डगमगा गई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र भी उनके प्रति कामासक्त हो गए थे। बीच में धर्म आते हैं, सबको उसका ज्ञान कराते हैं शिव जी के माध्यम से। फिर संध्या मैया तपस्या करने जाती हैं। कई चतुर्युग तक तपस्या करने के बाद वापस वो अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में जलाती हैं। वो यज्ञ मेधा तिथि नाम के ऋषि कर रहे थे। उस यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को जलाने के बाद वापस प्रकट होती हैं। मेधा तिथि की पुत्री के रूप में उनका प्राकट्य होता है। नाम मेधा तिथि उनका अरुंधति रखते हैं, जिनका विवाह वशिष्ठ ऋषि से होता है। उसके बाद की ये कथा, अब कामदेव शिव जी के पास जाएंगे। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक नए सूत्र और नए उदाहरण के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, कहीं नहीं जाना है, रेगुलर कार्यक्रम देखते रहिए। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।